धरती का कांपना, शहरों का हिलना और कभी-कभी तो महासागरों का जागना, इन सब के पीछे एक ही ताकत का हाथ है और वो है भूकंप। तो चलिए आज इस जबरदस्त ताकत की हर परत को खोल के देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे इंसानों ने बनाया हो और वो इतनी इतनी बड़ी हो कि उसने हमारी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को ही थोड़ा धीमा कर दिया हो? जी हाँ, और इसका जवाब है चीन का थ्री गॉर्जेस डैम। इसके बहुत बड़े रिजर्वॉयर में इतना पानी है, इतना वजन है कि उसने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को 0.06 माइक्रोसेकंड तक कम कर दिया है। ये बात हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कितनी विशाल ताकतों की बात करने जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि धरती असल में कांपती क्यों है, एक भूकंप की बनावट कैसी होती है, इसकी लहरें कैसे सफर करती हैं, हम इसे नापते कैसे हैं, समुद्र के नीचे क्या होता है और दुनिया के कौन से कोने सबसे ज्यादा खतरे में हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये भूकंप होता क्या है और इसकी वजह क्या है? अगर सीधे सीधे कहें तो भूकंप का मतलब है धरती की सतह का अचानक से हिलना या कांप उठना। और जिस विज्ञान में हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं उसे कहते हैं सीस्मोलॉजी। देखिए, इस कंपन के पीछे दो तरह की ताकतें हो सकती हैं। एक होती हैं एंडोजेनिक, मतलब वो ताकतें जो धरती के अंदर से सतह की नीचे से पैदा होती हैं, और दूसरी होती हैं एक्सोजेनिक, यानी वो ताकतें जो धरती की सतह के ऊपर काम करती हैं। अब भूकंप आने की वजह ही भी देखिए दोनों हो सकती हैं, प्राकृतिक भी और इंसान की बनाई हुई भी। प्राकृतिक वजहों में ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना, ये सब शामिल है। और इंसान की बनाई वजहों में न्यूक्लियर धमाके, माइनिंग और जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, बहुत बड़े बड़े डैम बनाना भी जमीन में हलचल पैदा कर सकता है। अच्छा, अब जब हम वजह जान गए हैं तो आइए समझते हैं कि एक भूकंप की बनावट क्या होती है। कुछ खास शब्द हैं जो हमें इसकी जगह और असर को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो भूकंप की पूरी कहानी शुरू होती है फोकस से। इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ये जमीन के कई किलोमीटर नीचे वो असली पॉइंट है जहां चट्टानें टूटती हैं और सारी एनर्जी एक साथ बाहर निकलती है। और फिर आता है एपिसेंटर। ये फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर वो जगह है। जाहिर है, भूकंप की लहरें सबसे पहले यही महसूस होती हैं और सबसे ज्यादा तबाही भी यही होती है। इनके अलावा भी कुछ और शब्द हैं, जैसे शैडो जोन। ये वो इलाका है जहां सीस्मोग्राफ कुछ खास तरंगों को पकड़ नहीं पाते। और दो तरह की लाइनें होती हैं। आइसोसीस्मल लाइन उन जगहों को जोड़ती है जहां झटके एक बराबर महसूस हुए, और होमोसीस्मल लाइन उन जगहों को जोड़ती है जहां झटके एक ही वक्त पर आए। अब फोकस से जो एनर्जी निकलती है वो तरंगों यानी वेव्स के रूप में पूरी दुनिया में फैल जाती है। और यही भूकंपीय तरंगे या सीस्मिक वेव्स हैं जो असल में जमीन को हिलाकर रख देती हैं। और ये वेव्स भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। देखिए, 3 मेन तरह की हैं। पहली है पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तेज होती हैं और ठोस, तरल, गैस सबसे गुजर सकती हैं। इतनी तेज कि सिर्फ 21 मिनट में धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकती हैं। फिर आती हैं एस वेव्स। ये थोड़ी धीमी होती हैं और इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ ठोस चीज़ों से गुजर सकती हैं। और आखिर में आती हैं एल वेव्स या सरफेस वेव्स। ये सबसे धीमी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन की सतह पर चलती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तबाही यही मचाती हैं। तो सवाल ये है कि हम इतनी ज़बरदस्त घटनाओं को नापते कैसे हैं, और क्या कुदरत हमें कोई चेतावनी देती है? एक दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी भूकंप से ठीक पहले हवा में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जो एक तरह की चेतावनी हो सकती है। इसे नापने के लिए हम सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, और 2 मेन स्केल होते हैं। एक है इंटेंसिटी, मतलब कितनी तबाही हुई, इसे मर्केली स्केल पर नापते हैं। और दूसरा है मैग्नीट्यूड, मतलब फोकस पर कितनी एनर्जी निकली, इसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और ये जो रिक्टर स्केल है ना, जिसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था, ये कोई आम स्केल नहीं है, ये लॉगरिदमिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिक्टर स्केल पर हर एक नंबर बढ़ने का मतलब है कि जमीन 10 गुना ज्यादा कांपती है। लेकिन असली चीज तो एनर्जी है। एक नंबर बढ़ने पर एनर्जी 32 गुना ज्यादा निकलती है। सोचिए, इसीलिए 6 और 7 मैग्नीट्यूड के भूकंप की तबाही में जमीन आसमान का फर्क होता है।
अच्छा, जब यही भूकंप जमीन के नीचे आने के बजाय समुद्र की सतह के नीचे आते हैं तो ये एक और भी भयानक चीज को जन्म दे सकते हैं। सुनामी ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह की लहर। असल में ये समुद्र के नीचे आए भूकंप से पैदा हुई विशाल लहरों की एक पूरी सीरीज होती है। इसकी यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। गहरे समुद्र में ये लहरें एक जेट प्लेन के रफ्तार से चलती हैं, पर उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये किनारे के पास कम गहरे पानी में आती हैं, इनकी रफ्तार तो कम हो जाती है, पर इनकी सारी ताकत ऊंचाई में बदल जाती है। याद है 26 दिसंबर 2004 का दिन? सुमात्रा में आए भूकंप ने ठीक यही किया था और 33 मीटर मतलब करीब 10-11 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें पैदा की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भूकंप आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा आते कहाँ हैं? चलिए अब एक नज़र दुनिया के उन हॉटस्पॉट्स पर डालते हैं। दुनिया के लगभग 2/3 भूकंप यानी करीब 66% सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। जापान, फिलीपींस, चिली जैसे देश इसी में आते हैं। इसके बाद करीब 21% भूकंप मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आते हैं, जिसमें हमारा हिमालय और यूरोप के एल्प्स पहाड़ शामिल हैं, और बाकी के भूकंप मिड अटलांटिक बेल्ट जैसी जगहों पर आते हैं। तो देखिए, हम ये तो जान चुके हैं कि धरती क्यों कांपती है और कहाँ कांपती है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है: कब? विज्ञान के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन घटनाओं का सही अंदाजा कैसे लगाया जाए ताकि बेशकीमती जिंदगियों को बचाया जा सके।